Assalamu alaikum and welcome to Intellect Coaching Center YouTube channel. This is lecture number 5 of chapter number 2 of Matric Class Computer Science. Basics of Programming of C++ का आज लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएंगे ये टॉपिक्स, यानी कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि अब हम लोग बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं और आज से हम लोग कोड करना भी शुरू कर देंगे। इसके अंदर दो सब टॉपिक्स हैं मेजरली। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स। इन दोनों में इंशाल्लाह देखेंगे। देन वी विल बी हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो कि इस चैप्टर के एतबार से आखिरी टॉपिक है। उसके अंदर फर्दर तीन टॉपिक्स हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इन दोनों में क्या फर्क होता है, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल के नाम लिखने के क्या उसूल होते हैं, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, और वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर आईडीई के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। उससे पहले हम लोगों ने ट्रांसलेटर्स देखे हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, और उससे पहले हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करके आ चुके हैं, जो कि हमारे पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि पहले आप वो देख लीजिए, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत बेहतर अंदाज से समझ में आ सके। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सी प्लस प्लस से पहले एक लैंग्वेज थी, दैट इज कॉल्ड सी लैंग्वेज, और उसी को इनहेंस करके जो है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई गई है। तो सी और सी प्लस प्लस कमोबेश, अगर मैं बात करूं सिंटेक्स और कोड स्ट्रक्चर के एतबार से, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बट सी प्लस प्लस में क्या किया गया, उसको इनहेंस किया गया। और सी लैंग्वेज का एक ड्रॉबैक था कि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट नहीं हो सकते थे। दैट वाज अ स्ट्रक्चरल लैंग्वेज एक्चुअली। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सी लैंग्वेज को इनहेंस किया और उसका नाम रख दिया सी प्लस प्लस। और इनके जो क्रिएटर थे, जो इनके डेवलपर थे, जिन्होंने ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई है, उनका नाम था बिजार्ड ने स्ट्रॉस्ट्रप। ठीक है जी। और इसका मकसद क्या था सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, कि हमारा जो कोड है वो और ज्यादा आसान हो जाए और एक प्लीजेंट मैनर में जो है ना वो हमारे सामने पेश आए। जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है उनको इस बात का अंदाजा होगा कि सी प्लस प्लस इज कंपैरेटिवली मोर इजियर एज कम्पेयर टू द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर काफी चीजों का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना पड़ता था। अगर मैं एक बहुत स्पेसिफिकली बात करूं, तो वहां पर किसी इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज ऑफ डी को इस्तेमाल करते थे, फ्लोट को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज ऑफ एफ का इस्तेमाल करते थे, करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज ऑफ सी का इस्तेमाल करते थे, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज ऑफ एस का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पर आपको जो वेरिएबल प्रिंट करवाना है, आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। आई नो कि इट्स टू अर्ली की जो मैं गुफ्तगू आप लोगों से इस वक्त कर रहा हूँ, तो अगर ये चीज आएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सी प्लस प्लस की एक खास बात यह है कि जो हमारे डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं, लाइक लैपटॉप्स का या कंप्यूटर का जो ड्राइवर होता है, वो आमतौर पे असेंबली लैंग्वेज में बनाया जाता था, क्योंकि वो एक लो लेवल लैंग्वेज थी। उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता था कि वो हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वो इस्तेमाल होती थी गेम्स की डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के लिए, डेस्कटॉप और जीयूआई वाली एप्लीकेशंस के लिए ना। लेकिन सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दोनों काम करती है, यानी कि ये ड्राइवर्स और कर्नल्स बनाने के भी काम आती है, इसके अलावा ये हाई लेवल एप्लीकेशंस बनाने के भी काम आ सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्व वर्ड्स। और नाम से पता चल रहा है रिजर्व्ड। जिस तरीके से हम शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं या हम होटल्स के अंदर कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करने के लिए जाते हैं, सो देयर यूज्ड टू बी सम सीट्स दैट आर रिजर्व फॉर सम पर्टिकुलर पीपल। ठीक है। अगर हम जो शादियां हमारे यहाँ होती हैं जिस एतबार से, तो वहाँ पर जो वीआईपीज की सीट्स होती हैं वो अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर ऑफिस के कुछ लोगों ने आना है तो वो रिजर्व हम लोग करवा लेते हैं। इसी तरीके से पार्किंग भी रिजर्व होती हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर रिजर्व पार्किंग्स भी होती हैं। तो इसी तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर भी कुछ रिजर्व वर्ड्स मौजूद हैं। अब नाम से पता चल रहा है रिजर्व। जिस तरीके से अगर मिसाल के तौर पे कोई टेबल किसी पर्टिकुलर मेहमान के लिए रिजर्व की गई है, तो वहां पे कोई और नहीं बैठ सकता उस मेहमान के अलावा। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। रिजर्व वर्ड्स के अंदर सी प्लस प्लस ने कुछ अपने वर्ड्स डिफाइन कर दिए हैं, उसके मतलब खुद से पहले डिफाइन कर दिए हैं। अब आप उसको
चेंज नहीं कर सकते, अब आप उसको अपने तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जिस पर्टिकुलर मकसद के तहत बनाया गया है वर्ड, ये वर्ड उसी तहत इस्तेमाल होगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रिजर्व वर्ड का मतलब तो ये था, लेकिन मतलब मिसाल के तौर पर एक ब्रेक और एक कंटिन्यू, ये दो डिफरेंट रिजर्व वर्ड्स हैं। ब्रेक का मतलब हमारी इंग्लिश जबान में होता है तोड़ना, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। हालांकि जब आप प्रोग्रामिंग करने के लिए जाएंगे तो इन दोनों के दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। सो द स्टूडेंट यूज टू गेट कंफ्यूज कि सर ब्रेक का मतलब तो ये होता था इंग्लिश में, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में ऐसा क्यों हो रहा है। अगेन आई रिपीट कि सी प्लस प्लस ने हर रिजर्व वर्ड का के बारे में डेफिनेशन लिख दी है, और अब उस डेफिनेशन को ना आप चेंज कर सकते ना मैं चेंज कर सकता हूँ। वट वी कैन डू, यस वी कैन यूज देम ओनली, हम सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ना, अब जो रिजर्व वर्ड है ना तो मैं उस नाम का कोई वेरिएबल बना सकता हूँ, ना मैं कोई फंक्शन बना सकता हूँ, और ना ही मैं कोई लेबल बना सकता हूँ। और इन तीनों चीजों को मिला दें, यानी कि वेरिएबल, फंक्शन और लेबल को मिला दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। अच्छा, रिजर्व वर्ड के एतबार से कहते हैं कि तकरीबन 95 रिजर्व वर्ड हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, और जिसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक ग्रुप ऐसा है जिसको, जो कि लाइक सी, जो सी में जो रिजर्व वर्ड्स थे वही सी प्लस प्लस में शामिल कर दिए गए हैं, जिसकी तादाद तकरीबन 32 है। इसके साथ साथ अगर आप बाकी जो यूनिक इसके अपनी कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, वो 30 हैं। और उनमें से कुछ जो कॉमनली यूज्ड, मेरे ख्याल में ये सारे तो नहीं है, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड जो है ना, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लाइक मैं भी जिक्र कर रहा था आपसे ब्रेक का, ब्रेक इज देयर। कंटिन्यू का जिक्र कर रहा था, कंटिन्यू इज देयर। ये बहुत कॉमन सा है। इसमें इंटीजर भी आ रहा है, इसमें फ्लोट भी आ रहा होगा, इसमें लॉन्ग भी है, इसमें नॉट भी है, इसमें नेम स्पेस भी है, एंड ऑल दैट ना। ये सारे वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि अभी आज जो मैं आपको पहला प्रोग्राम दिखाऊंगा तो उसमें आपको नजर भी आएगा। All right. So our next topic is C++ data types. अच्छा, वैसे अब मैं अगर C और C++ का कंपैरिजन करूं विद रिस्पेक्ट टू डेटा टाइप्स, तो ऑलमोस्ट सेम ही डेटा टाइप्स है। अच्छा, ये डेटा टाइप्स होती क्या है, देखिए हम जो इंसान हैं, हम तो तमाम चीजें अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, हमें उसकी बाइफिकेशन करने की, कैटेगरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कंप्यूटर बहुत मासूम है, इसको सब चीजें बतानी पड़ती हैं कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ये डबल टाइप का वेरिएबल है, या फिर ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, या फिर ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है। अब ये मैंने क्या नाम लिए हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। डेटा टाइप्स हमें बतानी पड़ती हैं कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करे कि उसको मेमोरी एलोकेट कर दे। अब इस मेमोरी एलोकेशन के बारे में मैं 2 मिनट के बाद तफसील से गुफ्तगू फरमाऊंगा, तो उसमें आपको बात समझ में आएगी कि मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम ये डेटा टाइप जो बना रहे हैं उसका मकसद क्या है, ताकि हम वेरिएबल के बारे में बता सकें कि इसमें किस तरह का डेटा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो कॉमनली यूज डेटा टाइप्स हैं वो कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बुलियन है, करेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है और डबल फ्लोटिंग पॉइंट है। हमारे यहाँ ये पांच, हमारी किताब में ये पांच डेटा टाइप्स इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, अभी इसी चैप्टर के खत्म पर आएगी स्ट्रिंग की डेटा टाइप एक ना, तो बेल वहां पे उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इन पांच के ऊपर जरा फोकस करते हैं। अच्छा, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटीजर को। इंटीजर इज क्वाइट सिंपल ना। तो इंटीजर का मतलब समझ में आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, कि इसमें वो डेटा रखा जाएगा जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी एज कितनी है, तो आप उसका जवाब देंगे भाई मेरी एज या तो 13 है या 14 है। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार आजकल मैं पौने 14 का चल रहा हूँ या मैं 13.5 का चल रहा हूँ। ठीक है, आई मीन बहुत वेग सा लगेगा। तो आप डेसिमल में वैल्यूज नहीं बताते, बल्कि आप अपनी एज जो बताते हैं वो हमेशा एक इंटीजर के अंदर बताते हैं। दूसरी चीज क्या है भाई, आपको आपसे पूछ ले भाई आपके सिबलिंग्स कितने, आपके बहन भाई कितने, तो आप बताएंगे भाई या तो दो हैं या तीन है या चार है या पांच। ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा यार मेरे ना 3.5 भाई हैं, यार हम सब मिलाकर ना 5.5 हैं आजकल। तो ये आई मीन बहुत अजीब सा है कि 5.5 या 3.45 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स कैन नेवर बी अ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछ ले भाई आपका हाउस नंबर क्या है, आपका मकान नंबर क्या है, तो आप अपना मकान नंबर बता देंगे भाई मेरा मकान नंबर लेट सपोज 312 है, या मेरा मकान नंबर 461 है, या हो सकता है कि आपका मकान नंबर 132 है। कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा मकान नंबर है A132.5 ब्लॉक 15। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो हाउस नंबर कैन नेवर बी
in decimals, so that's why the data is will be considered as the integer data. ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स को स्टोर करता है। अब ये बाइट्स वगैरह की क्या कहानी, थोड़ी सी मैं उस पर डिस्कशन कर लूंगा। अच्छा, जो दूसरा डेटा है मेरे पास, मैं जो दूसरी डेटा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे इस वक्त। और ये भी मेमोरी में 4 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करता है। इसका फायदा ये होता है कि ये फ्रैक्शनल जो वैल्यूज होती हैं उसको स्टोर कर सकता है, और कहते हैं कि तकरीबन 7 डेसिमल डिजिट्स तक, यानी कि डेसिमल के बाद मैं 7 डिजिट्स उसमें लिख सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मैंने मिसाल दी इंटीजर की, वैसे आप यहाँ मिसाल ले सकते हैं किसी की हाइट। हाइट कुड बी 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 6.2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो डेसिमल में हो सकती है। ठीक है। बट नॉर्मली जो वेट होता है किसी भी इंसान का, तो वो इंटीजर कंसिडर किया जाता है। इट कुड बी 70 kg, इट कुड बी 50 kg, इट कुड बी 60 kg। लेकिन आमतौर पे लोग इसको 60.5 kg नहीं डिस्कस करते, ऑल्दो कि अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें डेसिमल में आ जाता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग ह्यूमन का जो वेट है दैट इज यूज टू बी कंसिडर्ड एज द इंटीजर डेटा। अच्छा, फ्लोटिंग क्या हो सकता है हमारे पास, जितने भी आपको याद होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, लाइक पाई की वैल्यू 3.142। ठीक है जी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें 1.6 एक्सपोनेंट -19। एवोगैड्रो नंबर की बात कर लीजिए 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो ये सारी वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट्स कहलाती हैं। अच्छा, फिर देन वी आर हैविंग करेक्टर डेटा। नाम से पता चल रहा है करेक्टर, ये स्टोर करता है मेमोरी में 1 बाइट, और ये एक ही करेक्टर स्टोर कर सकता है। इस करेक्टर को समझिएगा, करेक्टर का मतलब होता है एक अल्फाबेट। या तो मिसाल के तौर पर वो ए सेव कर सकता है, या वो बी सेव कर सकता है, या वो सी सेव कर सकता है, या वो डी सेव कर सकता है। कोई एक करेक्टर अपने पास सेव कर सकता है। एक बात को नोट कर लीजिएगा कि हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में कीबोर्ड के अंदर मौजूद हर बटन एक करेक्टर है। यानी कि अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 भी एक करेक्टर है। मैं अगर डॉट लगाता हूं तो वो भी एक करेक्टर है, कॉमा लगाता हूं वो भी एक करेक्टर है, एक स्लैश लगाता हूं वो भी एक करेक्टर है। ठीक है। तो करेक्टर एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करता है। अच्छा, इसकी मिसाल क्या हो सकती है करेक्टर की, आप मिसाल के तौर पे जेंडर इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो जेंडर को आप बता दीजिए कि भाई एम का मतलब मेल होगा और एफ का मतलब फीमेल होगा। तो आप एम या एफ जो है वो इनपुट ले लीजिए। आप जो है वो मैरिटल स्टेटस इनपुट ले लीजिए। एम का मतलब मैरिड, यू का मतलब अनमैरिड, और डब्ल्यू का मतलब विडो। तो सिंगल कैरेक्टर से आपका काम हो सकता है। अच्छा, देन वी आर हैविंग बुलियन। बुलियन का मतलब आपको पता ही है कि बुलियन का मतलब होता है दो। दो का मतलब ये है कि 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, हाई या लो। ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकती हैं। इधर इट कुड बी ट्रू, इफ इट इज ट्रू it will be considered as 1, or it could be false. If it is false, so it will be considered as 0. तो अब मिसाल के तौर पर कहीं एक वेरिएबल है कि मैरिड, तो अब मैरिड में आप ट्रू या फॉल्स लिख दीजिएगा। ठीक है। इस तरह से बिल्कुल जो ट्रू फॉल्स के सवालात बनाए जाते हैं आपके एग्जाम पेपर्स के अंदर, अगर मैं उसको कंप्यूटराइज करना चाहूँ तो मेरे ख्याल में बुलियन एक बहुत अच्छी डेटा टाइप है जिसमें मैं अपना डेटा स्टोर करवा सकता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डबल फ्लोटिंग पॉइंट। और डबल फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में आप देखें तो फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट में छोटा सा एक फर्क आ रहा है, वो है डेसिमल डिजिट्स का। फ्लोटिंग पॉइंट में आई कैन हैव 7 डेसिमल डिजिट्स, और डबल फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आई कैन हैव 15 डेसिमल डिजिट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ तो हम लोगों को कहा जाता है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिखना। जब फ्लोटिंग बेचारा 7 तक दे रहा है तो इस 15 की जरूरत क्या है। और इस 15 की जरूरत आती है पेश जब आप कुछ साइंटिफिक काम कर रहे हो, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। जैसे कि आप लोग अब 9th क्लास के अंदर मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम पढ़ के आए हुए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, इस एतबार से कि जब आप कोई साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर काम करने के लिए जाएंगे तो आपको लोगैरिथम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू बी रियली स्पेसिफिक अबाउट इट। आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तो उसमें आपको डेसिमल के बाद तकरीबन 15 डिजिट्स भी लेने पड़ सकते हैं। इसलिए डबल फ्लोटिंग पॉइंट बनाया गया है। अच्छा, अब एक सवाल ही पैदा होता है कि ये जो है 1 बाइट और 4 बाइट और 8 बाइट, भाई क्या मसला है, सबको फ्लोटिंग पॉइंट कर दिया जाए, सबको डबल फ्लोटिंग पॉइंट कर दिया जाए? ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक एक बाइट को बचाया जाता है।
अब सवाल ही पैदा होता है कि आप सोच रहे होंगे भाई मेरे पास तो 4 GB की रैम है, मेरे पास तो 8 GB की रैम है, मेरे पास तो 16 GB की रैम है, मेरे पास तो 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो ये एक एक बाइट का मैं बचा के क्या करूंगा। अब ये एक बहुत गौरतलब बात है जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ही समझ सकता है कि इसका क्या अफादियत है, लेकिन आजकल का बच्चा माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, तो वो भी इस बात को समझ लेगा कि ये एक एक बाइट बचाकर मैं क्या काम कर सकता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम सब लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम की मिसाल ले लें। भाई इंस्टाग्राम की एक एप्लीकेशन है जो कि लाइक मेटा वालों ने बनाई है, मार्क जुकरबर्ग ने बनाई है मिसाल के तौर पे, और वो कहते हैं कि आप इसको 60 MB में डाउनलोड कर दीजिए। एक केस ये वाला हो गया। और उसी में कोई एबीसी बंदा बनाता है, बोलता है ये सेम इंस्टाग्राम है, आप इसको 60 नहीं 70 MB में सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए। मैं सिर्फ 10 MB का डिफरेंस रख रहा हूँ, सिर्फ 10 MB का। नाउ माई क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स कि आप कौन सा वाला डाउनलोड करना पसंद करेंगे, 60 MB वाला या 70 MB वाला। आई गेस द आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, यस वी विल गो टूवर्ड 60 MB। हम अपनी 10 MB क्यों जाया करें। अच्छा, दो दो बुनियाद, दो वजूहात। पहली चीज, मैं अपनी जो डेटा अपना, मैं अगर लेट सपोज मैं डेटा नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ और मैं डेटा मैं अपना 10 MB क्यों जाया करूं। दूसरी बात यह है कि मैं अपने मोबाइल की स्पेस क्यों जाया करूं। तो मैं सिर्फ 10 MB के फर्क से, अगर आप ये एक एक बाइट दो दो बाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और अच्छे, देखें डेवलपर दो किस्म के ना दुनिया में, हर इंसान दो किस्म के होते हैं, अच्छे और बुरे। इसलिए डेवलपर भी दो किस्म के होते हैं, कुछ अच्छे डेवलपर्स होते हैं और कुछ मतलब सस्ते डेवलपर्स होते हैं। तो जो अच्छा डेवलपर होता है वो कम से करेगा, हम सब पाकिस्तानी है ना, हम सबका एक मिजाज है, सस्ते से सस्ता और टिकाऊ काम हो जाए, अच्छे से अच्छा। हम हमारा मिजाज ये, आई मीन नॉर्मली होता यही है कि भाई जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितने पैसे डालेंगे उतनी अच्छी चीज आपको मिलेगी। आप कपड़ों के एतबार से बात कर लीजिए, आप मोबाइल के एतबार से बात कर लीजिए, आप लैपटॉप के एतबार से बात कर लीजिए। लेकिन हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो ये बोलते हैं भाई सस्ते से सस्ता और टिकाऊ चीज मिल जाए हमें ना। तो यही काम यहाँ बताया जा रहा है आपको, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे बुलियन। बुलियन में क्या है, ट्रू फॉल्स। आप बोले यार मैं इंटीजर ले लेता हूँ, मैं 0 1 इनपुट ले लूंगा खाली। अब आपने सिर्फ एक वेरिएबल की मद में 3 बाइट्स आप एक्स्ट्रा खा गए, बजाय इसके कि आप उसको बुलियन रखते, आपने उसको इंटीजर रख दिया। काम आपका हो जाएगा, लेकिन मसला वो आएगा, इंस्टाग्राम 60 MB और 70 MB वाला, जब वो पूरी एप्लीकेशन बनकर सामने आएगी तो दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आई होप कि आपको किसी तक बात समझ में आ गई होगी। All right, so our next topic is constants and variables. So first of all, let's discuss about the constant. नाम से पता चल रहा है constant का मतलब whose value cannot be altered, altered का मतलब change, whose value cannot be changed during the programming execution। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम के दौरान उसकी वैल्यू चेंज ना हो। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया 3। अब 3 तो 3 रहेगा, 3 तो 4 नहीं बन सकता। सो 3 इज अ कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं इसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल में, किसी आइडेंटिफायर में सेव करवा दूं, लाइक ए इज इक्वल टू, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको, इसका नाम हो जाएगा नेम्ड कांस्टेंट। और इसको कांस्टेंट और नेम्ड कांस्टेंट ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते रहते हैं हम लोग। अच्छा, वेरिएबल का क्या चीज है, वेरिएबल क्या चीज है, नाम से पता चल रहा है। वेरिएबल क्या चीज है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट्स के बारे में बात की जाए तो कांस्टेंट दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं लिटरल कांस्टेंट्स और दूसरे होते हैं डिफाइंड कांस्टेंट्स। लिटरल कांस्टेंट में क्या होता है कि आप या तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कोई आपने वैल्यू इंटर करनी है, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि भाई इंटर अ नंबर, और मैंने 5 इनपुट कर दिया, तो ये एक कांस्टेंट है। दूसरा क्या है कि मैं अगर कोई वेरिएबल, किसी वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करना चाह रहा हूँ, तब भी जो मैं वैल्यू देता हूँ तो मैं उसको कांस्टेंट कह सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मिसाल दी हुई है 21, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। ऑलमोस्ट तमाम डेटा टाइप्स इसके अंदर कवर कर ली गई हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा भी सकता हूँ। लाइक 21, ये क्या होगा, इंटीजर। 12.34, ये क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट। ए सिंगल करेक्टर है, और सिंगल करेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स पे लिखते हैं, दैट विल बी ऑफ करेक्टर डेटा टाइप। डबल कोट्स में जो भी चीज लिखी जाती है दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। तो हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। फॉल्स, ये एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, और इसी तरीके से नल। अच्छा, अब लिटरल कॉन्स्टेंट्स के साथ साथ हमारे पास दूसरे किस्म के कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, और जिनको डिफाइन करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर
या तो कॉन्स्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर आमतौर पर डिफाइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मकसद वही होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती थ्रू आउट द प्रोग्राम। जैसे आप पाई की वैल्यू देख लीजिए, हम बचपन से पढ़ते हुए आज तक आ रहे हैं और पाई की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। हम लोग बचपन से 3.142, चूंकि उसको राउंड ऑफ किया गया, इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.14159 है, मतलब इसके बाद भी और डिजिट्स है। लेकिन अगर मैं 6 डिजिट्स की बात, 5 डिजिट्स की बात करूं तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स 14159 है। तो या तो मैं इसको लिख दूं कॉन्स्ट फ्लोट, यानी कि मैं एक कांस्टेंट बना रहा हूं, और किस डेटा टाइप का, फ्लोट टाइप का, पी आई। अच्छा, आमतौर पे, अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो करती क्या है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी और आई दोनों कैपिटल में लिखे हुए हैं और इसकी वैल्यू असाइन कर दी है 3.14159। या फिर हैश टैग डिफाइन पाई और आगे उसकी वैल्यू लिख दी जाती है। तो ये दो तरीके हैं कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए। दूसरी चीज होती है वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली है क्या चीज, ये एक मेमोरी लोकेशन होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है हमारी वैल्यू को होल्ड करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं मेमोरी में 5 को स्टोर करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल का सहारा लेता हूं। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तभी इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट में ये काम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मिसाल दी गई है कि भाई, मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है, उसकी कैपेसिटी है कि उसमें 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे। अब ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, ये कांस्टेंट है। लेकिन उस क्लास में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट, उस क्लास के जो टीचर्स हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो चेंज होते रहेंगे। तो उनको हम लोग वेरिएबल कंसिडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी में मिसाल एक बड़ी अच्छी दी हुई है, आपको नीचे नजर भी आ रही होगी कि एक मरतबा उन्होंने क्या किया कि एक्स की वैल्यू को 5 रखा है, और एक मरतबा, अगली मरतबा उन्होंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को 37 कर दिया। ये इस बात को समझाने के लिए कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। पहला पॉइंट जो है वो इनकी डेफिनेशन है कि कांस्टेंट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, जबकि वेरिएबल अपनी वैल्यूज को चेंज करता है। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टेंट्स को आमतौर पे नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और आप इनको डिफाइन कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर, जबकि वेरिएबल हमेशा हमेशा किसी लेटर या सिंबल से लिखा जाता है। कॉन्स्टेंट्स हमेशा नोन वैल्यूज होती हैं इक्वेशन के अंदर, क्योंकि वो चेंज नहीं होती हैं। जबकि वेरिएबल के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं कि वेरिएबल वो चीज होती है जो कि हमें पता नहीं होता और एक अननोन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है। All right. So our next topic is rules for naming variables. वेरिएबल्स के नाम रखने के रूल्स क्या हैं। देखिए जी, हम लोग अब प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए जाऊंगा, तो मैं कौन किस किस तरह से वेरिएबल के नाम रख सकता हूँ। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ 3 किस्म की चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। या तो आप उसके अंदर लेटर इस्तेमाल करें, या फिर आप डिजिट्स इस्तेमाल करें, या फिर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप वेरिएबल का नाम रख दीजिए इंटेलेक्ट, आप वेरिएबल का नाम रख दीजिए स्कूल। अगर आप चाहते हैं कि लेटर और डिजिट्स का मिक्सचर हो, तो आपने रख दिया स्कूल 1 2 3, या आप रख सकते हैं स्कूल अंडरस्कोर 1 2 3। तो ये सारी चीजें वैलिड है। तो मैं 3 चीजें इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेटर, डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर। अगला क्या है, नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नाम है वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर किसी लेटर से स्टार्ट होगा, डिजिट से इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं लिखता हूं स्कूल 1 2 3, ये सही है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि 1 2 3 स्कूल, ये गलत है। ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि मैं इसको कहता हूँ कि छोटे बड़े की इज्जत करता है, यानी कि छोटे को अलग अलग ट्रीट करता है और बड़ों को अलग ट्रीट करता है। यानी कि यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं इन्होंने, माई वार एंड माई वार, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन वार के पहला जो वार है इसमें वी कैपिटल है, और जो दूसरा वार है उसमें वी स्मॉल है। तो ये इनको दो डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर करेगा, ये सेम कंसीडर नहीं करेगा। अच्छा, नाम रखते हुए, वेरिएबल का नाम रखते हुए कभी भी वाइट स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द अंडरस्कोर। आप उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैशटैग, परसेंटेज, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, ये इस तरह की कोई भी चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो क्या है, अंडरस्कोर। आप वेरिएबल का नाम
सेकंड लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5। आप वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड्स की बुनियाद पे नहीं रख सकते, जिसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी करके आ चुका हूं कि ब्रेक के नाम का कोई वेरिएबल नहीं बन सकता, कंटिन्यू के नाम का कोई वेरिएबल नहीं बन सकता, फॉर के नाम का कोई वेरिएबल नहीं बन सकता, इफ के नाम का कोई वेरिएबल नहीं बन सकता। और क्यों नहीं बन सकता, उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट इज कि वेरिएबल का नाम 32 करेक्टर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट ये सी प्लस प्लस का फीचर है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लेयरिंग, यानी कि क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम बहुत आसान सा है, और डिक्लेयर इसलिए करते हैं ताकि हम उसको ये बता सकें कि मैं किस तरह का वेरिएबल बना रहा हूं और तुमने मेमोरी में जाकर कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करनी है। सिंटेक्स बड़ा आसान सा है इसका। सबसे पहले डेटा टाइप लिखी जाती है और उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि वन को स्टोर करवाऊं, वन जो डिजिट वन होता है। तो अब पता ही चल रहा है कि वन जो है वो एक इंटीजर है। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग में लिखूंगा INT, स्पेस दूंगा और उसके बाद फिर लिखूंगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूं, बस याद ये रहे कि वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं लिख दिया इंटीजर स्पेस नंबर, या इंटीजर स्पेस डिजिट, या इंटीजर स्पेस एक्स। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि वेरिएबल का नाम रखते हुए दो चीजों का ख्याल रखें। एक तो वो मुख्तसर से मुख्तसर यानी कि छोटे से छोटा होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। देखिए ये रिकमेंडेशन है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे गलत नहीं होगा, लेकिन आपकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप अपने वेरिएबल का नाम बनाते हुए दो चीजों का ख्याल रखें। एक तो मुख्तसर से मुख्तसर, दूसरा क्या है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब मैं लिख दूं इंटीजर एक्स, अब एक्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं लिख दूंगा इंटीजर नंबर तो आप मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कोई एक नंबर आने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। इनिशियलाइज करने के लिए आधा काम तो आपको आता ही है। वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले हम लोग। सबसे पहले उसकी डेटा टाइप बताई मैंने, फिर मैंने वेरिएबल का नाम बताया, और फिर जो वैल्यू उसको असाइन करनी है हम वो लिख देंगे, इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू। तो यानी कि ये बन जाएगा अब की बार इंटीजर स्पेस नम इज इक्वल्स टू, लेट सपोज 5। ठीक है, इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 5। ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और मैंने साथ साथ उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। अच्छा, इसको अलग से क्यों डिस्कस किया जा रहा है, इसको वहां पर जो नॉर्मल डेटा टाइप्स हैं क्यों उसके साथ जिक्र नहीं किया गया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज इसकी हमें एक अलग से लाइब्रेरी देती है। ऑल्थो कि ये सारा काम वैसे ही होगा, जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल काम कर रहा होता है, स्ट्रिंग भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसकी हमें अलग से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसको अलग से बताया जा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी डेफिनेशन की लिखी हुई है इसके अंदर कि वेरिएबल दैट कैन स्टोर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट आर लॉन्गर देन वन सिंगल कैरेक्टर आर नोन एज स्ट्रिंग्स। और आपको पता चल रहा होगा कि इन्होंने एक्सक्लूड किया है सिंगल कैरेक्टर को, क्योंकि अगर आपने सिंगल कैरेक्टर ही इस्तेमाल करना है तो फिर आपको स्ट्रिंग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जाकर कैरेक्टर को इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, अब स्ट्रिंग के अंदर आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं, आप अपने घर का पूरा एड्रेस, उसमें नंबर्स भी आ रहे हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, और उसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, आप कोई अपना नाम लिख रहे हैं, आप अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं, आप अपने एरिया का नाम लिख रहे हैं, आप अपने मुल्क का नाम लिख रहे हैं, तो उन तमाम चीजों के लिए आप स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगली क्लास में इंशाल्लाह उल अजीज हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, और उसमें फिर आपको तमाम चीजें विजुअली दिखेंगी कि भाई मैं जो आपसे कह रहा था कि कीवर्ड कैसा होता है, वेरिएबल कैसा होता है, मैं इनिशियलाइज कैसे करता हूँ, मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करता हूँ, और फिर उसके बाद साथ साथ जो पीछे हम लोग थियोरेटिकली पढ़ के आ चुके हैं कि भाई सिंटेक्स एरर क्या चीज है, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह उल अजीज आपको मैं विजुअली दिखाऊंगा। If you have any question, so yes, you are most welcome to comment in the comment section. I will try my level best to respond to you as soon as possible. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.